मैं हूं कुमारेश और आप देख रहे हैं आयुष कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा अन्य साधारण आय जो चैप्टर है उसमें प्रतिभूतियों पर जो ब्याज होता है उसको किसको शकल करेंगे और किसको नहीं करेंगे। ये बड़ा दिक्कत की बात है, बहुत ज्यादा डाउट वाली बात है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें घूमते रहते हैं कि किसको शकल करें किसको नहीं करें। आज मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को देखते रहिए आखिरी दम तक पूरा, वरना आपको पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा। और एक बात कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन उसको तो पूरा तोड़ ही दीजिए। उसके बाद साइड में जाइए, ऑल कीजिए और पाइए मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अन्य साधन चैप्टर में जो प्रतिभूतियों पर ब्याज है किसको शकल करना है किसको नहीं करना है उसको देखते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन रहने की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझा दूंगा, आप लोग बस देखते रहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हेडलाइन लिखा अन्य साधन से आय की गणना, फिर लिखा प्रतिभूतियों पर ब्याज। प्रतिभूतियों पर ब्याज अन्य साधन में होता है। प्रतिभूति मतलब क्या है? अंश हो गया, अंश, ऋण पत्र, अंश पत्र हो गया, ऋण पत्र हो गया, उसके बाद ट्रस्ट हो गया, उसके बाद यूनिट हो गया या यूनिट ट्रस्ट, ये सब मिला के प्रतिभूतियां कहलाता है। अब देखिए इस प्रतिभूतियों पर जो भी ब्याज मिलता है वो किसको शकल करना है किसको शकल नहीं करना है। देखिए सबसे पहला प्रतिभूतियां, ये जो प्रतिभूतियां हैं ये दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं प्रतिभूतियां। सबसे पहला वाला प्रतिभूतियां ये हो जाएगा ये सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां। और जो दूसरा नंबर है वो है गैर सरकारी प्रतिभूतियां, गैर सरकारी प्रतिभूतियां, गैर सरकारी प्रतिभूतियां। अब देखिए ये जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं और जो गैर सरकारी प्रतिभूति ये भी दो प्रकार के होते हैं। दोनों के अलग अलग दो दो और प्रकार हैं। तो ये जो जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं ये सरकारी प्रतिभूति के दो और प्रकार हैं। सबसे पहला है कि ये एक होते हैं करमुक्त, करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियां, करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियां। और दूसरा जो होता है इसका वो होता है कर योग्य, कर योग्य सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां। उसके बाद ये जो गैर सरकारी प्रतिभूतियां ये भी और दो प्रकार के होते हैं, इसके भी और दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसका ए नंबर देखिए कि इसका भी करमुक्त होते हैं, करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति, और दूसरा हो जाएगा इसका कर योग्य, कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूतियां। एक सबसे पहला सरकारी प्रतिभूतियां था और दूसरा गैर सरकारी प्रतिभूतियां था। अब जो सरकारी प्रतिभूति वो भी दो प्रकार के होते हैं और जो गैर सरकारी प्रतिभूति वो भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसका करमुक्त सरकारी प्रतिभूति और इसका कर योग्य सरकारी प्रतिभूति। ये भी करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति और कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूति, दोनों के दो दो प्रकार होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि किसको शकल करना है और किसको नहीं करना है। सबसे पहला सरकारी का कुछ भी आया, सरकारी प्रतिभूति में से आया तो इसको शकल करना ही नहीं है, बिल्कुल शकल नहीं करना है इसको। सरकारी प्रतिभूतियों में से कोई भी आया, चाहे करमुक्त हो चाहे कर योग्य हो, शकल बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करना है इसको शकल। अब जो गैर सरकारी प्रतिभूतियां हैं उसको शकल करना है, इसको शकल करना है, शकल करना है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि किस कंडीशन में शकल करेंगे और किस कंडीशन में शकल नहीं करेंगे, इसमें कंडीशन है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डायरेक्ट शकल बनने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सरकारी प्रतिभूतियां ऐसा देगा
कि कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 5,000 रुपए मिला, ऐसा दे दिया है, सेंटेंस में लिखा है कि कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, ऐसे लिखा रहेगा कि कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज। यहां पे देखिए सरकारी शब्द लिखा है, यानी कि ये जो प्रतिभूतियों पर ब्याज मिला है, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज मिला, यानी कि इस सरकारी प्रतिभूति से रिलेटेड है, इससे संबंधित है, तो इसको शकल बिल्कुल नहीं करना है। इसको जो भी राशि दिया, मान के चलिए इसका आंसर यहाँ पे राशि दिया 5,000, तो उसको उठा के सीधा अपने को आंसर में लिखना है 5,000, ठीक है। जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसको उठा के आप सीधा आंसर में लिखना है 5,000। इसको शकल बिल्कुल नहीं किया जाएगा, सरकारी की केस में कभी भी आया इसको शकल नहीं करना है, ठीक है। अब यदि मान के चलिए करमुक्त आया, ये करमुक्त वाला था, ठीक है। देखिए यदि यहाँ पे करमुक्त सरकारी प्रतिभूति आया, जैसे यहाँ पे था कि करमुक्त सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज, इसको लिखना ही नहीं है, इसको लिखना ही नहीं है आंसर में। यदि लिखोगे भी तो उसको नील करके दिखा देना, इसको लिखना ही नहीं है। सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज क्या किया, करमुक्त था, ये जो सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज मिला ये करमुक्त सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज था, सरकार के द्वारा एक बार कर मुक्त कर दिया गया, तो कौन चाहेगा उसमें टैक्स देना, तो बिल्कुल नील हो जाएगा, ये इसमें कर नहीं लाएगा। और यहाँ पे जो दूसरा नंबर दिया है कि गैर सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, गैर सरकारी प्रतिभूति मतलब जिसमें कर मुक्त शब्द लिखा नहीं रहेगा, जिस सेंटेंस में जिस यहाँ पे वाक्य में आपको दिया रहेगा कर मुक्त शब्द जो है कि नहीं लिखा रहेगा, उसका मतलब वो करोग्य है, ऐसा आपको समझना है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया है कर मुक्त, सिर्फ दिया है कि सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 5,000 रुपए, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 5,000 रुपए, ऐसा दिया है डायरेक्ट, सरकारी से संबंधित है लेकिन करमुक्त शब्द नहीं है, और करमुक्त शब्द नहीं दिया है मतलब ये करोग्य है। तो इस 5,000 को उठा के आंसर जब बनाओगे आप लोग आंसर में लिख देना 5,000 रुपए करके, इसका हो जाएगा इसका आंसर। सरकारी का केस खत्म। सरकारी की केस में कभी शकल नहीं करना है, एक बात ध्यान में रखना, कभी शकल नहीं करना है। यदि करमुक्त आ गया तो उसको लिखना नहीं है, यदि लिखना चाहते हो तो नील करके दिखा देना, और जो कर योग्य है, जो टैक्सेबल रहता है करोग्य वाला, उसको लिखना है, और जो भी राशि रहेगा उसको उठा के लिख देना है यहाँ पे, उसके लिए कोई शकल करने की जरूरत नहीं है, सरकारी केस में शकल नहीं होता है। अब यदि मान के लीजिए यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब गैर सरकारी प्रतिभूति का केस आता है। गैर सरकारी का प्रतिभूतियां जब करमुक्त होगा, जब करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज मिलता है तो इसको हमेशा के लिए शकल करेंगे, चाहे क्वेश्चन बोले ना बोले, कुछ भी करे, शकल इसको करना ही है, इसको शकल करना ही है इसको। गैर यहाँ पे दिया है कि करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति, इसको हमेशा शकल करना है। इसका क्वेश्चन आपको कैसे दिया रहेगा कि करमुक्त ऋण पत्रों पर ब्याज, करमुक्त ऋण पत्रों पर ब्याज यहाँ पे 5,000 रुपए, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए करमुक्त शब्द तो लिखा है, यानी कि करो के लिए करमुक्त है, यानी कि फर्स्ट नंबर है करो क्या है, ठीक है, करमुक्त है, यहाँ पे करमुक्त है। और ऋण पत्रों पर ब्याज, क्या इस सेंटेंस में कहीं कि सरकारी शब्द लिखा है, नहीं लिखा है, सरकारी शब्द नहीं है मतलब इससे संबंधित नहीं है, वो भी इससे संबंधित है। सरकारी शब्द नहीं है मतलब इससे संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है, इस गैर सरकारी के से संबंधित है। और क्या चीज है यहाँ पे, करमुक्त तो शुरू में लिखा है, तो करमुक्त यानी कि पहला वाला है करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियां। करमुक्त गैर सरकारी का प्रतिभूति जब भी आता है उसको हमेशा के लिए शकल करेंगे, चाहे कुछ बोले या ना बोले क्वेश्चन, तो उसको हमेशा शकल करना है। कि 5,000 है मान के चलिए, तो 5,000 का गुना 100/90। अब देखिए 100% पूरा होना चाहिए, 100/100 होना चाहिए। मैं 100/90 क्यों लिखा, क्योंकि जो 10% टीडीएस काट चुका है उसका उद्गम स्थान पर कर की कटौती हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे 100 के स्थान पर 90 आया और ऊपर में टोटल 100 था, इसका हो गया। इस ऐसे करके जो भी आंसर आएगा वहां पे आपका शकल वाला आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि जो गैर सरकारी का करमुक्त वाला हो गया, अब करोग्य की गणना कैसे करेंगे। करोग्य को जब क्वेश्चन बोलेंगे तभी उसको शकल करना है, वरना अपने से शकल नहीं करना है। करमुक्त में क्या था कि अपने से शकल करना है, चाहे कुछ बोले या ना बोले क्वेश्चन, अपने को शकल करना ही है। लेकिन करोग्य वैसा नहीं है, करोग्य जब क्वेश्चन बोलेंगे तभी शकल करना है, और जब नहीं बोलेंगे तब शकल नहीं करना है। अब देखिए इसका पहचान क्या है, पहचान है कि दिया रहेगा ऋण पत्रों पर
ऋण पत्रों पर ब्याज प्राप्त हुआ, ऋण पत्रों पर ब्याज प्राप्त हुआ। उसके बाद दिया रहेगा ऋण पत्रों पर ब्याज मिला, ऋण पत्रों पर ब्याज मिला। फिर ऋण पत्रों पर ब्याज लिखा रहेगा शुद्ध, शुद्ध। इस तीनों कंडीशन में इसको शकल करना है। यदि इस तीन कंडीशन में कोई भी कंडीशन दिया क्वेश्चन में तो शकल करना है। या तो दिया रहेगा ऋण पत्र की जगह अंश पत्र दे सकता है, यूनिट ट्रस्ट दे सकता है, बॉन्ड्स दे सकता है, कुछ भी हो इसमें से दे सकता है, वो सब प्रतिभूतियों में आता है। या सिर्फ प्रतिभूति करके भी लिख सकता है क्वेश्चन, वो उसका मर्जी है क्या लिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऋण पत्रों पर ब्याज या प्रतिभूतियों पर ब्याज मिला। अब देखिए इसमें एक गौर कीजिए कि इसमें सरकारी शब्द बिल्कुल नहीं है, इसमें सरकारी शब्द नहीं है इस सेंटेंस में, तो इस सरकारी का केस नहीं आएगा। तो सरकारी नहीं है तो क्या होगा, गैर सरकारी है तो इसी में आएगा। अब इसमें से कर हो गया कि कर मुक्त, उसका पहचान कैसे करेंगे। इसमें कर मुक्त शब्द साफ साफ नहीं लिखा है, कर मुक्त शब्द साफ साफ इसमें नहीं लिखा है, मतलब करोग्य वाला हो गया ये, तो ये करोग्य वाला हो गया। अब करोग्य को तभी शकल करेंगे जब क्वेश्चन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्राप्त लिखा होगा, यहाँ पे गैर सरकारी का जो यहाँ पे करोग्य होता है उसमें हम लोग देखते हैं शब्दों पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे प्राप्त शब्द लिखा था तो इसको शकल करेंगे, शकल, इसको शकल करना है, शकल करना है इसको, इसको शकल करना है। अब दूसरा देखिए कि ऋण पत्रों पर ब्याज मिला, यहाँ पे मिला शब्द दिखा है, यहाँ पे देखिए मिला मतलब प्राप्त हुआ मानेंगे इसको, तो इसको भी शकल करना है, इसको भी शकल करना है। उसके बाद देखिए ऋण पत्रों पर ब्याज ना मिला लिखा है ना प्राप्त लिखा है, लिखा है क्या, शुद्ध। शुद्ध जब भी कोष्टक में दिया रहेगा आपको शकल करना है, ठीक है, आपको शकल करना, शुद्ध दिया रहेगा या ब्याज मिली या ब्याज प्राप्त हुआ, इस तीन कंडीशन में कोई भी आ सकता है। आपको ध्यान रखना है इस शब्दों को और उस हिसाब से शकल करना है। किसको, करोग्य गैर सरकारी प्रतिभूतियों को, कर मुक्त को मत करना, कर मुक्त को हमेशा शकल करेंगे, वो चाहे शुद्ध बोले, प्राप्त बोले, शकल बोले, कुछ भी बोले, उसमें शकल कर ही देंगे इस कर मुक्त वाले को। लेकिन करोग्य वाले में कंडीशन देखेंगे कि यह प्राप्त शब्द बोला है कि नहीं, ब्याज मिला बोला है कि नहीं, शुद्ध बोला है कि नहीं। यदि यहाँ पे बोल देता है कि शकल, यदि पहले से शकल बोल दिया यहाँ पे कि ऋण पत्रों पर ब्याज शकल, तो इसको शकल नहीं करना है। इसी को उठा के जो आंसर आपने मान लीजिए 5,000 रुपए आंसर आपने दिया है, तो उसी 5,000 को उठा के आपने लिख देना, क्योंकि शकल वाला ही निकल के दिया है, वो काट के अपने को निकालने की दोबारा जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये हो गया। अब आते हैं अपन कंफ्यूजन में। कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होगा, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होगा, सेंटेंस दिया रहेगा आपको कि ऋण पत्रों पर ब्याज, ऋण पत्रों पर ब्याज दिया रहेगा 5,000, फिर करमुक्त ऋण पत्र पर ब्याज, करमुक्त ऋण पत्र ब्याज 4,500। उसके बाद दिया रहेगा ऋण पत्रों पर ब्याज शकल, फिर ऋण पत्रों पर ब्याज शुद्ध, ऐसा दिया रहेगा कंफ्यूजन वाला। तो ऋण पत्रों पर ब्याज, अब इसमें देखिए क्या सरकारी शब्द इसमें लिखा है, नहीं लिखा है, तो सरकारी नहीं आएगा, गैर सरकारी है। अब गैर सरकारी का करमुक्त है कि करोग्य है, पहचान कैसे करना है। यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं यहाँ पे करमुक्त लिखा है सेंटेंस में, कहीं भी करमुक्त नहीं लिखा है, कि करमुक्त नहीं है, करोग्य दूसरा नंबर है, करोग्य। तो करोग्य, करोग्य वाले को तभी शकल करते हैं जब प्राप्त लिखा हो या शुद्ध लिखा हो या फिर ब्याज मिली लिखा हो या मिला है लिखा हो, ऐसा वर्ड हुआ, ऐसा शब्द हुआ, तभी उसको शकल करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, ना प्राप्त है, ना शुद्ध है, ना ब्याज मिला, कुछ नहीं है, तो उसको जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे, इसको शकल नहीं किया जाएगा। अब दूसरा वाला करमुक्त ऋण पत्रों पर ब्याज 4,500। देखिए करमुक्त ऋण पत्रों पर ब्याज, इसमें करमुक्त बोल दिया है और सरकारी शब्द नहीं है, तो सरकारी वाला तो कैंसिल हो गया, सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है, पता चल गया कि सरकारी शब्द नहीं है मतलब गैर सरकारी है। अब यहाँ पे करमुक्त है कि करोगे, करमुक्त यहाँ पे साफ साफ लिखा है, तो ये करमुक्त वाला हो गया। अब करमुक्त का गैर सरकारी का क्या रोल था कि हमेशा शकल करना है, कुछ बोले या ना बोले, तो इसको उठा के हमेशा शकल करना है।
शकल करना है तो 4500 इंटू 100/90, 90 इसलिए करेंगे क्योंकि ये प्रतिभूतियां हैं, प्रतिभूतियों पर 100/90 करते हैं क्योंकि 10% टीडीएस कट चुका होता है, उद्गम स्तर पर कर की कटौती हो चुका होता है इसका, जो आएगा यहाँ पे 5000 आएगा लगभग, इसको लिख देना है। फिर देखिए ऋण पत्रों पर ब्याज, यहाँ पे शकल, पहले से शकल दे दिया है तो दोबारा शकल करने की जरूरत नहीं है। अब पहचानो यहाँ पे क्या है, सरकारी शब्द इसमें नहीं है मतलब गैर सरकारी है। अब गैर सरकारी का कर मुक्त कर हो गया, यहाँ पे कर मुक्त भी नहीं लिखा है यानी कि कर हो गया है, तो कर हो गया को तभी शकल करेंगे जब शुद्ध प्राप्त या ब्याज मिला लिखा हो, तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, शकल लिखा है, जो भी होगा यहाँ पे मान लीजिए 2000 होगा तो 2000 को उठा के यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है। फिर ऋण पत्रों पर ब्याज यहाँ पे लिखा है लेकिन शुद्ध लिखा है तो इसको शकल करना है। अब देखिए इसमें सरकारी शब्द नहीं लिखा है मतलब सरकारी में नहीं आएगा, आएगा किसमें, गैर सरकारी में। अब गैर सरकारी का कर मुक्ति कर हो गया, यहाँ पे कर मुक्त तो साफ साफ नहीं लिखा मतलब कर हो गया, तो कर हो गया क्या रूल था इसका कि जब भी वर्ड पे ध्यान देंगे, जब भी शुद्ध प्राप्त या ब्याज मिला लिखा रहेगा तभी शकल करेंगे, इसमें शुद्ध लिखा है तो इसको शकल करना है। मान लीजिए 2500 था, इसका 100/90 करना है, शकल करने के लिए आएगा 3000, ऐसा इसको शकल कर देना है। अब देखिए यदि जो ऋण पत्र होते हैं या जो प्रतिभूतियां होते हैं, प्रतिभूतियों के सामने परसेंट दिया रहेगा तो कैसे करना है, इसमें कुछ नया नहीं है, वैसी है, सिंपल है, नॉर्मल है। देखिए यहाँ पे देखिए सरकारी प्रतिभूतियों के केस फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि परसेंट दिया रहेगा सामने, जो क्वेश्चन रहेगा सामने परसेंट देगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है कि 5% सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहला यहाँ पे मेरा सुन लीजिए कि जो सरकारी प्रतिभूतियां होते हैं वो शकल नहीं होगा, परसेंट बोले, परसेंट का कुछ भी बोले, शकल नहीं मतलब नहीं, शकल नहीं करना है उसको, ठीक है। सरकारी का केस में शकल नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5% सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्राप्त हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए 2000 ही प्राप्त हुआ है, 2000 प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें देखिए सरकारी का है तो सरकारी है, ठीक है, सरकारी शब्द यहाँ पे मिल गया मतलब सरकारी है। अब यहाँ पे कर मुक्त है कि करोगे, कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे कर मुक्त शब्द साफ साफ नहीं लिखा है कि कर मुक्त है, ऐसा नहीं लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, करोगे, यानी कि दूसरा नंबर वाला करोगे हो जाएगा। करोगे की क्या रूल था यहाँ पे कि इसको शकल तो नहीं करेंगे लेकिन जो राशि जाएगा उसको उठा के जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पे 2000 रुपए क्या था, 5% के हिसाब से प्रतिभूतियों पर ब्याज मिला 2000 रुपए, तो 2000 मान लीजिए 2000 है, ठीक है, तो 2000 में आपको 5% काटना है, फिर उसको लिख देना है। 2000 का 5% कितना होगा, 100 रुपए, जो भी होगा उसको लिख देना 100 रुपए आंसर में। 2000 का 5% 100 रुपए, इसको लिख देना है आंसर में। अब दूसरा नंबर बोल रहा है कि 7% कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, 7% कर मुक्त, कर मुक्त बोला सरकारी बोला, सरकारी बोल रहा है तो मतलब इसको ये हो रहा है इसी में से है। अब देखिए कर मुक्त बोला यानी कि पहला नंबर है, सरकारी का कर मुक्त है, सरकारी का कर मुक्त आया यानी कि सरकार के तरफ से पहले से कर मुक्त है ये प्रतिभूतियों पर ब्याज, तो इसको शकल भी नहीं करना है और आंसर में भी नहीं लिखना है। अगर आंसर में लिखना है तो नील कर देना है क्योंकि सरकार से पहले से इसको कर से मुक्त कर दिया गया है। इसका 2000 यदि यहाँ पे क्वेश्चन में है तो आंसर में उसको लिखना है नील, ठीक है। अब देखिए गैर सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, परसेंट होने पे सामने 10% ऋण पत्रों पर ब्याज प्राप्त हुआ। अब देखिए प्राप्त हुआ शब्द एक मिल गया यहाँ पे। दूसरा बात यहाँ पे देखिए कि सरकारी शब्द यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है तो सरकारी का नहीं है, ये हो जाएगा गैर सरकारी, ठीक है, इसी में से आएगा। अब इसमें कर मुक्त है कि कर योग्य है, कैसे पहचान करेंगे, साफ साफ यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि कर मुक्त है, कर कैसे कहीं नहीं लिखा है, यानी कि कर योग्य दूसरा नंबर में से है। अब देखिए कर योग्य है, अब कर योग्य का क्या रूल था, इसको तभी शकल करेंगे जब प्राप्त लिखा हो, ब्याज मिली लिखा हो या मिला है, या फिर शुद्ध लिखा हो या प्राप्त लिखा हो, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन में रहेगा तभी उसको शकल करने बोलना नहीं करना। इसमें प्राप्त लिखा है तो इसको शकल करना है, लेकिन यहाँ पे परसेंट भी दिया है, परसेंट को सबसे पहले काटना है, यानी कि 2500 में 10% काटना है, 250 आएगा, यहाँ पे 10% से आएगा 250, 250 को शकल करना है 100/90 क्योंकि ये प्रतिभूतियां हैं, 10% टीडीएस कटा है इसका। उसी प्रकार दूसरा नंबर देखिए कि 10% कर मुक्त ऋण पत्रों पर ब्याज यहाँ पे 2500 रुपए 2500 उसमें भी दिया है। अब देखिए यहाँ पे सरकारी शब्द इसमें नहीं है, यानी कि इसमें से नहीं आएगा, ये इसी में से है, गैर सरकारी में से है। और यहाँ पे ऊपर से कर मुक्त भी दिया है, यानी कि पहला वाला है। अब कर मुक्त गैर सरकारी का रूल क्या है, कुछ भी आए शकल करना है उसको। अब देखिए ऊपर से परसेंट भी दिया है तो पहले परसेंट काटना है, यानी कि 2500 का
10% काटना है, आएगा 250 और उसको शकल करना है 100/90। ठीक है, जो आएगा उसका आंसर वही होगा। हो गया। सरकारी और गैर सरकारी के केस में नॉर्मल वाला भी क्वेश्चन, किसको शकल करना है किसको नहीं करना है वो भी बताया गया है, और जो परसेंट यदि आ गया तब कैसे करना है वो भी बता दिया गया है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ नहीं आया तो आप मुझे दोबारा कमेंट में बता दीजिए, मैं एक और वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा।